गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मौर्य हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हम लोग पढ़ रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर 1210 में बैठा और 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। अपनी मृत्यु से पूर्व ही इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, क्योंकि उसके सभी पुत्र अयोग्य थे। उसके सबसे बड़े पुत्र नासरुद्दीन महमूद की 1229 में मृत्यु हो चुकी थी। उसका एक दूसरा पुत्र भी था जो कि अयोग्य था। इसी कारण इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपनी बड़ी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग रजिया सुल्तान से के बारे में पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान टाइम पीरियड आप देख लीजिए, 1236 से लेकर के 40 तक। इल्तुतमिश की मृत्यु, जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई। जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, इसके बाद इसका पुत्र जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और शासन करने लगा। लेकिन उसी समय दिल्ली के बाहर कुछ विद्रोह हो गए। उस विद्रोह को दबाने के लिए रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली से बाहर चला गया। इसी अवसर का लाभ उठाकर रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर जनता का समर्थन प्राप्त किया। रुकनुद्दीन फिरोज की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने आई और उसने जनता से कहा कि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही मुझे उत्तराधिकारी बना दिया था, इस कारण मुझे शासिका बनना चाहिए। और लाल वस्त्र पहनकर जनता से समर्थन मांगा। जनता ने रजिया का समर्थन किया और रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी। जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज वापस दिल्ली आया, रजिया ने रुकनुद्दीन फिरोज को बंदी बना लिया और बंदी गृह में डाल दिया और रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई। रजिया जब दिल्ली की गद्दी पर बैठी तो दिल्ली के अमीर और जो उलेमा थे, इन्होंने रजिया का समर्थन किया। रजिया के बारे में कहा जाता है कि रजिया मध्य युग की अद्वितीय स्त्री। इसके बारे में कहा जाता है प्रथम मुस्लिम शासिका या मध्य युग की अद्वितीय स्त्री, इन दो नामों से इसे संबोधित किया जाता है। लेकिन रजिया जब गद्दी पर बैठी तो वहां के जो तुर्क नेता जो थे, ये रजिया का विरोध करते थे। जिसमें एक तुर्क नेता था जिसका नाम था निजामुल मुल्क जुनैदी, जो इसका वजीर भी था और इसका विरोध भी करता था। रजिया ने किसी तरह इसका विरोध दबा दिया और तुर्कों का विरोध दबाने के बाद इस पुरुषों के रूप में ये वस्त्र पहनकर आती थी, दरबार में आने लगी, पुरुषों के वेशभूषा में दरबार में आने लगी। ये बात तुर्कों को और ज्यादा नागवार गुजरी
उनको लगा कि रजिया इस्लाम धर्म के सिद्धांतों में हस्तक्षेप कर रही है, हमारी धर्म की जो परंपराएं हैं उनमें हस्तक्षेप कर रही है, और उन तुर्कों ने इसका विरोध किया। दूसरे, जब रजिया पुरुषों के वेश में आकर सिंहासन पर बैठती थी तो जो तुर्क नेता थे वो किसी स्त्री के सम्मुख अपना सर झुकाना एक अपमान समझते थे। इस बात का भी उसे इल्म था। जब विद्रोह ज्यादा बढ़ गया तो रजिया ने एक भटिंडा के सूबेदार थे अल्तुनिया, ये भी एक तुर्क नेता थे। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से विवाह कर लिया ताकि कुछ विद्रोह कम हो जाए, लेकिन विद्रोह कम नहीं हुआ। जो शेष तुर्क नेता थे उन्होंने अल्तुनिया और रजिया दोनों को मारने का प्लान बनाया, जिससे अल्तुनिया और रजिया महल छोड़कर जंगल की ओर भागे और वहीं पर कैथल के समीप, कैथल नामक एक जगह पड़ती है, कैथल के समीप अल्तुनिया और रजिया को पकड़कर इनका वध कर दिया गया। अल्तुनिया के ही शासन काल में एक अबिसिनियाई व्यक्ति रहता था जो अबिसिनिया का रहने वाला था, जिसका नाम था याकुत। ये अबिसिनिया निवासी था। उस समय ये अमीर ए आखुर के पद पे था। एक पद होता था अमीर ए आखुर, यानी जो अस्तबल होता था, अस्तबल की जो रखवाली करता था, यानी जो घोड़ों की देखभाल करता था, उस देखभाल करने वाले एक पद बनाया गया था जिस पद को अमीर ए आखुर कहा जाता था। उस पद पर याकुत नियुक्त था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार याकुत और रजिया का झुकाव आपस में एक दूसरे की तरफ था, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि इसकी कोई विधिवत या साक्ष्य प्रमाण नहीं है। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहराम शाह 1240 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1242 में बहराम शाह की मृत्यु हो गई। तो रजिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह, जो कि तुर्क नेता था, एक दूसरा तुर्क नेता था जिसका नाम था एतगीन। यह भी एक तुर्क नेता था, और एतगीन और बहराम शाह दोनों ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह में भाग लिया था। तो एतगीन ने बहराम शाह से कहा कि मैं तुम्हें सुल्तान बनाना चाहता हूं, तुम सुल्तान बन जाओ, और मुझे एक पद था जिस पद का नाम था नायब ए मामलिकात। नायब ए मामलिकात ये एक नया पद था जिसका सृजन बहराम शाह के समय पर ही हुआ था। एक छोटी सी बात देख लीजिए, सर्वप्रथम स्थान शासन में सुल्तान का होता था। सुल्तान के बाद दूसरा स्थान वजीर का होता था। वजीर का यानी सुल्तान की अनुपस्थिति में राज्य के सारे कार्यभार या देखरेख वजीर करता था। तो ये वजीर का पद कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर रजिया सुल्तान तक रहा, लेकिन बहराम शाह के समय में एक नया पद सृजित किया गया जिसका नाम था नायब ए मामलिकात। अर्थात ये एक ऐसा पद था जो सुल्तान से नीचे था किंतु वजीर से ऊपर था। सुल्तान और वजीर इन दोनों के बीच में एक नया पद सृजित किया गया जिसका नाम था नायब ए मामलिकात। इसका मतलब था कि राज्य की जितनी भी शक्ति है उस व्यक्ति के हाथ में होगी जो इस पद पर बैठा होगा। मतलब जो राजा होगा वो एक नाम मात्र का, यानी जो सुल्तान होगा वो नाम मात्र का सुल्तान होगा। सुल्तान के पास किसी प्रकार की कोई शक्तियां नहीं होंगी। यानी जो गुड़िया सुल्तान होते थे उनके समय में इस पद का बहुत ही महत्व रहा। तो एतगीन ने कहा कि मैं तुम्हें सुल्तान बनाऊंगा, लेकिन मैं नायब ए मामलिकात के पद पर बैठूंगा। बहराम शाह ने एतगीन को नायब ए मामलिकात का पद दे दिया और स्वयं सुल्तान बन गया। समय बीतता गया और
एतगीन के जो हस्तक्षेप थे वो राज्य के कार्यों में बढ़ते चले गए। ये बात बहराम शाह को अच्छी नहीं लगती थी। उसको कहीं ना कहीं लगता था कि एतगीन राज्य के कार्यों में ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है। अवसर का लाभ पाकर बहराम शाह ने एतगीन की हत्या कर दी। जैसे ही बहराम शाह ने एतगीन की हत्या की, जो वहां की जनता थी वो बहराम शाह के विरुद्ध हो गई। जनता ने कहा कि जिस व्यक्ति ने तुमको सुल्तान बनाया उसी की तुमने हत्या कर दी है। जनता ने बहराम शाह की हत्या कर दी। इस प्रकार बहराम शाह का जो चैप्टर था वो यहीं पर क्लोज हो गया। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर एक नया कैरेक्टर बैठा जिसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 में गद्दी पर बैठा और 1246 में इसकी मृत्यु हो गई। इसका भी कार्यकाल जिस प्रकार बहराम शाह का कार्यकाल था उसी प्रकार अलाउद्दीन मसूद शाह का भी कार्यकाल रहा। दोनों शाह हैं, बहराम शाह, मसूद शाह। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि रजिया के शासन के बाद जो दिल्ली सल्तनत थी वो 2-4 साल अस्त व्यस्त रही। यानी 2 साल 4 साल अस्त व्यस्त रही। यानी 2 साल बहराम शाह और 4 साल अलाउद्दीन मसूद शाह का शासन रहा और जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल अस्त व्यस्त रही। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर नासिरुद्दीन महमूद को बैठाया गया। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर 1246 में बैठा और 1265 में इसकी मृत्यु हो गई। जब नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर बैठा उस समय नायब ए मामलिकात के पद पर बलबन बैठा था। नायब ए मामलिकात के पद पर बलबन बैठा था। यानी जो राज्य की समस्त शक्तियां थी वो बलबन के पास थी। नासिरुद्दीन महमूद एक गुड़िया सुल्तान था। जैसे ही नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया गया, इसने जितने भी तुर्क सरदार थे इनके समक्ष इसने समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और कहा जैसे तुम शासन चलाना चाहते हो वैसे ही शासन तुम चलाओ। चूंकि बलबन भी इस समय थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका था, उसको लगा कि शायद अब मैं राजा नहीं बन पाऊंगा, इसलिए उसने भी नासिरुद्दीन महमूद का समर्थन कर लिया और उस बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन महमूद से कर दी। यानी नासिरुद्दीन महमूद को अपना दामाद बना लिया। नासिरुद्दीन महमूद इससे खुश हो गया और उसने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। उलुग खां का मतलब क्या होता है? उलुग खां का मतलब होता है ये उपाधि उन लोगों को दी जाती थी, यानी जो सुल्तान होता था ये उपाधि उन लोगों को देता था जो सुल्तान के सबसे प्रिय होते थे, जो सबसे निकट होते थे, नजदीक होते थे। सुल्तान उन लोगों को ये उपाधि देता था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी और शासन करने लगा। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता था कि अक्सर ये कविताएं लिखता था। राज्य से इसका कोई बहुत ज्यादा लगाव या शासन कार्यों से इसका कोई बहुत ज्यादा लगाव नहीं था। टोपी सिलता था, धार्मिक व्यक्ति था, अक्सर महल के ऊपर ये बैठा रहता था, ऐसा इसके बारे में कहा गया है। और 1265 में इसकी मृत्यु हो गई। 1265 में इसकी मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु के साथ ही दिल्ली की गद्दी पर बलबन बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बलबन बैठा। बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बहाउद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बहाउद्दीन बलबन। तो आइए हम लोग बलबन के बारे में जानेंगे। बलबन 1265 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1287 में इसकी मृत्यु हो गई। गुलाम वंश के जितने भी सुल्तान आएंगे उन सभी सुल्तानों में सबसे पावरफुल और सबसे योग्य जो राजा है वो आपका बलबन है। बलबन के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि बलबन जब छोटा था तो इसको मंगोलों ने पकड़ लिया था। ये मंगोलों ने इसको पकड़ लिया था
पकड़ने के बाद इसको मंगोलों ने, एक बसरा निवासी थे, बसरा एक क्षेत्र है, बसरा के एक निवासी थे जमालुद्दीन, जमालुद्दीन के हाथों बलबन को बेच दिया। इसके बाद जमालुद्दीन से बलबन को इल्तुतमिश ने खरीद लिया था। बलबन को इल्तुतमिश ने खरीद लिया था और खरीदने के बाद इल्तुतमिश बलबन को लेकर दिल्ली आया और आते ही बलबन ने इल्तुतमिश ने बलबन को शासन में खसदार का पद दिया। देखिए इसका जो शासन को पहुंचने का जो एक सीढ़ी है मैं वो बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा, खरीदने के बाद शासन में इसको खसदार का पद दिया, यानी खसदार के पद पर इसको नियुक्त किया। इसके बाद रजिया के समय में बलबन अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया, अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया। इसके बाद बहराम शाह का समय आया, उस समय बलबन अमीर ए आखुर के पद पर पहुंच गया। अमीर आखुर भी हमने आपको बताया था कि अश्वशाला का जो प्रधान होता था उसे अमीर आखुर कहा जाता था। इसके बाद अलाउद्दीन, जब मसूद शाह का शासन आया 1242 से लेकर 46 के बीच में, उस समय बलबन अमीर ए हाजिब के पद पर पहुंच गया था। अमीर ए हाजिब क्या होता है? ये मुख्यमंत्री का पद होता है। तो अमीर ए हाजिब के पद पर पहुंच गया। उसके बाद जब नासरुद्दीन महमूद राजा बना तो बलबन नाइब ए मामलिकात के पद पर पहुंच गया, यानी राज्य का सर्वेसर्वा बन गया। और 1265 में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद। जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो इसने चूंकि एक लंबा सफर तय किया था, बहुत ही पीछे से एक सफर को तय करते हुए आ रहा था, इसने तो एक उम्मीदें खो दी थी कि मैं कभी सुल्तान बन भी पाऊंगा, लेकिन शायद इसकी किस्मत में था सुल्तान बनना। तो ये सुल्तान बना और सुल्तान बनते ही इसने अपना जो राजत्व सिद्धांत दिया। देखिए बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था वो दो बातों पे था। एक बात के लिए इसने कहा था नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई, और दूसरा सिद्धांत इसने राजत्व का दिया था जिल्ले जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही। नियामत ए खुदाई का मतलब था, इसका अर्थ होता है कि जो राजा का पद है वो दैवीय पद है, जो राजा का पद है वो दैवीय पद है, यानी ईश्वर द्वारा ये प्राप्त किया हुआ पद है। और इस पर जो व्यक्ति बैठेगा वो राजा यानी ईश्वर का वो प्रतिबिंब है, और होना भी चाहिए, एक ऐसी सोच होनी भी चाहिए। क्योंकि एक बहुत लंबा देखिए सफर तय करते हुए चला आ रहा है। खसदार का पद, अमीर शिकार का पद, आखुर का पद, हाजिब का पद, नायब मामलिकात का पद, फिर जाकर के कहीं सुल्तान बनता है। तो तब जाकर के जब उसको सत्ता मिलेगी तो उसे सत्ता वो दैवी तो प्राप्त लगेगी, उस पर बैठने वाला व्यक्ति जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब तो उसे लगेगा ही। खैर सुल्तान बना बलबन। जैसे ही सुल्तान बना तो इसने एक लंबा सफर तय किया था। इसने इल्तुतमिश द्वारा जो बनाया गया था चालीसा दल, जिसमें सभी तुर्क सरदार थे जो समय समय पर विद्रोह कर देते थे, इसको लगा कि ये सरदार फिर से विद्रोह कर देंगे। गद्दी पर बैठते इसने सबसे पहले क्या किया, चालीसा का विघटन कर दिया। जिस चालीसा को इल्तुतमिश ने बनाया था उसी का इसने विघटन कर दिया। कहीं ना कहीं चालीसा का विघटन गुलाम वंश के पतन का कारण भी बनता है आगे चल करके। इसने चालीसा का गठन किया। इसने पहली बार जो दरबार था, राज दरबार था, उसके नियम तय किए। वहां के जो दरबारी थे उनके लिए ड्रेस तय की, रूल्स तय किए, और बड़ी ही गंभीर मुद्रा में बैठता था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जब तक ये सुल्तान रहा शायद कभी अपने जीवन में ये कभी मुस्कुराया नहीं। इसने दरबार के नियम वगैरह तय किए
और इसने एक रूल चलाया था पैबोस एवं सिजदा। पैबोस एवं सिजदा नाम का रूल चलाया था। मतलब पैबोस का मतलब होता था कि जो व्यक्ति बलवल से मिलने जाता था उसके पैरों पर सर रखता था और सर झुकाता था और इसके दाहिने पैर के अंगूठे को चूमता था। इसने एक नीति अपनाई थी जिसको कहा गया था लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति इसने अपनाई थी, अर्थात जिस व्यक्ति ने, अगर किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया है तो उसका मर्डर, किसी व्यक्ति ने चोरी की है तो उसके हाथ काट लिए जाएंगे, किसी व्यक्ति ने किसी का जो जिस तरीके का कार्य करेगा उसी तरीके से उसको सजा दी जाएगी। तो लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने चलाई थी। एक नीति और थी लौह एवं तलवार की नीति, वो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी, अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इसने दरबार में एक त्योहार था नवरोज, ये पारसियों का त्योहार था, तो नवरोज त्योहार मनाने की प्रथा इसने प्रारंभ की थी। नवरोज त्योहार को चलाने की जो प्रथा थी वो बलबन ने प्रारंभ की थी। और पहली बार इसने सेना के लिए एक विभाग बनाया था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज एक इसने सैन्य विभाग बनाया था, क्योंकि जो सेना, पहली बार जो सेना रखने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है कि उसने हस में कल्ब नाम से एक सेना बनाई थी, जो उसके अंगरक्षक हुआ करते थे, शाही अंगरक्षक हुआ करते थे, लेकिन इनके लिए कोई विशेष टाइप का विभाग नहीं था। तो बलबन ने पहली बार दीवाने अर्ज नाम का एक विभाग बनाया था जो स्पेशली सैन्य विभाग था। और इसके साथ ही इसने एक विभाग बनाया था बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक एक विभाग बनाया था जो गुप्तचर विभाग था, यानी गुप्तचर विभाग की जो स्थापना थी वो बलबन ने की थी। बलबन ने की थी। बलबन ने यही कुतुब मीनार के बगल में एक महल भी बनवाया था, जिस महल का नाम था लाल महल। लाल महल बनवाया था ये बलबन ने, और यहीं पर वो अपना दरबार भी लगाता था। जीवन के जो अंतिम दिन थे उसने अपने इसी लाल महल में गुजारे। तो बलबन ने अपने जो जीवन के अंतिम दिन थे वो लाल महल में गुजारे थे। बलबन के दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था मोहम्मद खां, एक पुत्र का नाम था मोहम्मद खां, एक पुत्र का नाम था बुगरा खां। बुगरा खां। तो बलबन के समय में जो मंगोल आक्रमण होते थे, मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए बलबन ने पश्चिमी सीमा पर दुर्ग का निर्माण कराया था। दुर्ग का निर्माण कराया और वहीं पश्चिमी सीमा पर मोहम्मद खां को नियुक्त किया। लेकिन संयोगवश मंगोल आक्रमणों से रक्षा करते समय मोहम्मद खां की 1286 में मृत्यु हो गई, जिससे बलबन बहुत दुखी हुआ। बुगरा खां उस समय बंगाल में था, यानी बंगाल में शासन कर रहा था, बंगाल का शासक था। बलबन बहुत ही दुखी हुआ। इसी मोहम्मद खां के साथ में दो लोग रहते थे। एक व्यक्ति का नाम है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, और एक व्यक्ति है अमीर हसन। अमीर खुसरो के बारे में आपको दो चार चीजें आपको जान लेनी है कि अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। पटियाली में इसका जन्म हुआ था। वीणा व सितार का इसको आविष्कारक कहा जाता है। अमीर खुसरो को वीणा व सितार का आविष्कारक कहा जाता है, यानी इसने सितार का आविष्कार किया था और वीणा को संशोधित किया था। सितार का आविष्कार किया था और वीणा को संशोधित किया था। खड़ी बोली का जनक भी इसे कहा जाता है। खड़ी बोली का जनक, भारत में जो खड़ी बोली प्रारंभ हुई उसे खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है, ये इसकी उपाधि है। इसको तोताए हिंद भी कहा जाता है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। तोताए हिंद भी कहा जाता है। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था खजाइनुल फुतूह।
खजाइनुल फुतूह, अगर आप इसकी पुस्तक पढ़ते हैं तो इसमें अलाउद्दीन ने जो विजय की है, उत्तर की विजय या दक्षिण की विजय, उनका वर्णन आपको इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। इसकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है नूहे सिपेहर। नूहे सिपेहर एक पुस्तक है। इस पुस्तक में भारत की जलवायु के बारे में वर्णन किया है अमीर खुसरो ने। कहा जाता है अमीर खुसरो के बारे में कि अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन देखा। तो जब मोहम्मद खां की मृत्यु हो गई तो अमीर खुसरो जो था वो बलबन के पास चला आया, और जो अमीर हसन है, जो अमीर खुसरो है, इसने कहा था, इसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है, भारत को पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा है। अमीर हसन जो है इसे भारत का सादी कहा जाता था, एक उपाधि थी इसकी जिसे कहा जाता था भारत का सादी। भारत का सादी कई बार पूछा गया है, भारत का सादी किसे कहा जाता है, तो अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। तो जब मोहम्मद खां की मृत्यु हो गई और बुगरा खां बंगाल में शासन कर रहा था, तो उस दौरान अमीर खुसरो और अमीर हसन ये दोनों लोग बलबन के पास चले आए और बलबन के दरबार में रहने लगे। लेकिन मोहम्मद खां की मृत्यु से बलबन बहुत दुखी हो गया और उसी दुख में 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। तो जब बलबन की मृत्यु हो गई तो वहां के अमीरों ने बुगरा खां से कहा कि चूंकि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई है तो आकर के दिल्ली का शासन संभालो। लेकिन बुगरा खां ने दिल्ली आने से मना कर दिया और उसने कहा नहीं नहीं, मैं बंगाल में हूं और यहीं पर खुश हूं, यहीं पर शासन करूंगा। इसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद खां का एक पुत्र था जिसका नाम था कै खुसरो। कै खुसरो, वहां के अमीरों ने सोचा कि मैं कै खुसरो को राजा बना दूं, लेकिन कुछ लोग कै खुसरो के पक्ष में नहीं थे, इसीलिए उन्होंने बुगरा खां के पुत्र जिसका नाम था कैकुबाद को गद्दी पर बैठाया। 1287 में कैकुबाद बलबन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। कैकुबाद जब गद्दी पर बैठा तो कहीं कहीं तो लिखा है कि इसकी उम्र मात्र 17 साल थी, कहीं कहीं 18 साल में लिखा हुआ है। तो जब ये गद्दी पर बैठा तो ये थोड़ा सा राजनीति से अनभिज्ञ था और गद्दी पर बैठते ही इसने सुरा सुंदरियों का सेवन शुरू किया, मदिरा शुरू किया और ये दिन रात उसी में लिप्त रहता था। एक ऐसा समय आया कि इसने इतनी मदिरा पी ली कि इतनी मदिरा पी ली कि इसको लकवा मार गया, इसको फालिस का अटैक हो गया था। इसका आधा शरीर जो था वो, आधा शरीर का जो अंग था वो लकवे से ग्रस्त हो गया, जिससे जो इसका सेनापति है इस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वो बहुत ही क्षुब्ध हो जाएगा इसकी इस बात से। उस समय कैकुबाद जब इसको लकवा लग जाता है, ये उसी लाल महल में रहता है और उसी बिस्तर पे ये पड़ा रहता है। इससे क्या होगा कि जलालुद्दीन खिलजी वो क्या करेगा, अपने 2 व्यक्तियों को भेजेगा और कहेगा कि कैकुबाद को उठा करके यमुना में फेंक दो। उसके 2 साथी आएंगे और उसी बेड पर जिस पर ये लेटा होता है, सफेद चादर होती है, उसी चादर में कैकुबाद को लपेटवा करके यमुना में इसको जिंदा जलवा दिया जाता है। तो इस प्रकार कैकुबाद की 1290 में मृत्यु हो जाती है और जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और एक नए वंश की शुरुआत करता है। तो अब हम लोग आगे से जलालुद्दीन यानी खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठा और खिलजी क्रांति हुई और उसने खिलजी वंश की स्थापना की। थैंक यू वेरी मच।